नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को सेंधवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना और निवाली माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का किया भूमि पूजन। कहा, हर खेत को पानी और हर हाथ को रोजगार दिलाना है हमारा संकल्प। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में देश की विकास दर बढ़ने की उम्मीद। कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि की संभावना। पिछले साल की तुलना में रबी की अधिक बुआई कृषि विकास के लिए है अच्छा संकेत। मध्य प्रदेश किसानों को मिलेगा कोल्ड स्टोरेज और राइपनिंग चैम्बर पर अनुदान। 5000 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज पर 35% और 300 मीट्रिक टन के राइपनिंग चैम्बर पर मिलेगा लागत का 35% अनुदान। किसान विभागीय पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन। उत्तर भारत में भीषण कोहरा और शीतलहर से पारा कई राज्यों में न्यूनतम स्तर पर पहुंचा। मौसम विभाग ने 12 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में आंधी तूफान के साथ वर्षा और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई। और अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को इंदौर में बड़वानी जिले की सेंधवा कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने 1402.74 करोड़ रुपए की लागत वाली सेंधवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना और 1088.24 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली निवाली माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हर खेत को पानी और हर हाथ को रोजगार दिलाना हमारा संकल्प है। जिस प्रकार पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, उसी प्रकार धरती को पानी मिले तो वह सोना उगलती है। मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से हम इस संकल्प को पूरा करेंगे। हम हर गांव तक, हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। ये पानी अगर 60 से 70 वर्ष पहले खेतों को मिल जाता तो आज देश की दशा ही बदल जाती। उन्होंने कहा कि नर्मदा घाटी की इंदिरा सागर परियोजना और लोअर गोई परियोजना की नहरों से बड़वानी जिले में सूक्ष्म सिंचाई पहले से हो रही है। अब सेंधवा और निवाली माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना से जिले के सुदूर क्षेत्रों में किसानों को अपने खेतों तक नर्मदा का जल सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने दोनों परियोजनाओं का नामकरण करते हुए कहा कि सेंधवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना निमाड़ गांधी रामचंद्र विट्ठल के नाम पर और निवाली माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का नाम टंटिया मामा के नाम पर होगा। सेंधवा में दो बड़ी जल सिंचाई परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम अपने प्रदेश के अंदर महिला, युवा, किसान, गरीब सबके कल्याण के लिए 4 अलग-अलग मिशन पे काम कर रहा है। इसमें कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि अगर होती है और सिंचाई की सुविधा मिलती है, इसमें गरीब, महिला, युवा सब प्रभावित होते हैं, सबको लाभ मिलता है। और इसीलिए आज हमने लगभग 44,000 हेक्टेयर की बड़ी 2 सिंचाई परियोजना, जिसमें 2,500 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि खर्च होगी। ये दोनों बड़ी बड़ी परियोजनाओं का भूमि पूजन हमने किया है। इस अवसर पर और भी कई सारी सौगात दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने प्रदेश के अंदर हम लगातार इस अभियान पे काम कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि 5 साल के अंदर 1 लाख करोड़ हेक्टेयर की सिंचाई परियोजना हम प्रारंभ करेंगे। आज की स्थिति में 48 लाख हेक्टेयर सिंचाई हमारे यहाँ हो रही है और ये नित नहीं है। जैसे लगभग आज 50,000 हेक्टेयर की आज हमने सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया है। आने वाले समय में इसी प्रकार से और बढ़ती जाएगी। और सरकार द्वारा किसानों को उचित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए फल, सब्जी एवं अन्य उत्पादों का भंडारण कर कोल्ड स्टोरेज एवं राइपनिंग चैम्बर बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा एकीकृत बागबानी विकास मिशन योजना चलाई जा रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा राज्य के चयनित जिलों में कोल्ड स्टोरेज टाइप 1 और राइपनिंग चैम्बर के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं।
किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। एमपी के छिंदवाड़ा जिले के उप संचालक उद्यान ML ओइके ने बताया कि उद्यानिकी विभाग की केंद्र पोषित एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत फसलोत्तर प्रबंधन घटक के तहत कोल्ड स्टोरेज टाइप 1000-5000 मीट्रिक टन क्षमता पर 35% अथवा अधिकतम 140.0 लाख रुपए एवं राइपनिंग चैम्बर 300 मीट्रिक टन क्षमता के भौतिक लक्ष्य उपलब्ध हैं। इस पर लागत का 35% का अधिकतम 105 लाख रुपए का अनुदान लाभार्थी को दिया जाएगा। इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं। हैदराबाद में महामारी की तैयारी और वैक्सीन नवाचार पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य प्रोफेसर डॉक्टर विनोद के पॉल ने भविष्य की महामारियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पशु चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अगली पीढ़ी के पशु टीकों के विकास और उत्पादन के लिए उन्नत प्लेटफॉर्मों की स्थापना के महत्व को भी रेखांकित किया। ये जूनोटिक रोगों के फैलाव को रोकने और पशु और मानव स्वास्थ्य दोनों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पशुपालन आयुक्त डॉक्टर अभिजीत मित्रा ने अपने संबोधन में पशुओं के लिए टीकों की सुरक्षा और पूर्व योग्यता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। गौरतलब है कि कॉन्क्लेव का उद्देश्य वन हेल्थ के विभिन्न पहलुओं की गहन समझ को बढ़ावा देना था। कॉन्क्लेव में टीकाकरण कार्यक्रमों को बढ़ाने, पशुधन के स्वास्थ्य में सुधार, महामारी की तैयारी के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण, जीन थेरेपी टीकों और अनुमोदन के लिए नियामक मार्गों पर ध्यान केंद्रित करना था। और चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में देश की विकास दर बढ़ने की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र में 3.8% की मजबूत वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 1.4% थी। पिछले साल की तुलना में रबी की बुआई अधिक रही है और ये कृषि विकास के लिए अच्छा संकेत है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल पेमेंट, बिजली की मांग, हवाई यात्रियों की संख्या, बढ़ते टोल और जीएसटी कलेक्शन जैसे सकारात्मक सूचकांकों के साथ देश की विकास दर बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ हाई फ्रीक्वेंसी सूचकांकों ने डिजिटल पेमेंट, बिजली की मांग, इलेक्ट्रॉनिक आयात और फर्टिलाइजर बिक्री में वृद्धि के साथ मांग में तेजी का संकेत दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में जीएसटी कलेक्शन में भी 8.3% की वृद्धि हुई, जो उपभोग मांग में तेजी का संकेत है। और बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। ऊंट उत्सव के पहले दिन लक्ष्मीनाथ मंदिर से लेकर रामपुरिया हवेली तक हेरिटेज वॉक निकाली गई। बीकानेर के पवन व्यास ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए दुनिया की सबसे लंबी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम भी बीकानेर पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दूसरे दिन राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र में ऊंटों से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। उत्सव के तीसरे दिन के सभी कार्यक्रम रायसर में होंगे। ऊंट उत्सव को देखने के लिए अलग अलग देशों से पर्यटक बीकानेर पहुंचे हैं। इनमें फ्रांस, बेल्जियम, इटली, स्पेन, इंग्लैंड सहित अन्य देशों से विदेशी सैलानी आए हैं। हमने जो आज स्टार्टिंग है वो हेरिटेज वॉक से करी है। ये हमारा इस बार का एक नया एक्सपेरिमेंट था, हेरिटेज वॉक करके लोगों को यहाँ की कल्चर और हेरिटेज से जोड़ने का। हमारी हेरिटेज वॉक थी। कल हमारा कैमल का जो शोज है वो सारे होंगे और परसों हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स होंगे, जो डेजर्ट स्पोर्ट्स है वो रायसर में होंगे। बीकानेर का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव है जो पिछले कई सालों से चल रहा है। हमने हमारे बड़ों को देख के इन चीजों को स्टार्ट किया है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक छोटा रेबिल अभी हमारे साथ में है, तो जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हमसे जुड़ के कर रहे हैं और हम भी उसी तरीके से हमारे बड़ों को देखते कर रहे हैं, तो इसका सबसे मोटिव ये रहता है कि राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के संस्कार और राजस्थान का पहनावा ये सबके साथ होना चाहिए। So nice atmosphere, nice people. I'm really enjoying. Very happy to be here. It's an amazing festival. I hope to be back again. Indian people are very warm, nice. और जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राज्य में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 0 से कई डिग्री नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से आसमान साफ है और तेज धूप निकल रही है, लेकिन घाटी के अधिकांश हिस्सों में रात के तापमान में गिरावट आई है। उत्तर कश्मीर में गुलमर्ग को छोड़कर पूरी घाटी में न्यूनतम तापमान में कई डिग्री की गिरावट आई है, जिससे कश्मीर में ठंड बढ़ गई है।
पहलगाम में न्यूनतम तापमान 0 से 10.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि इससे पहले रात ये 0 से 8.2 डिग्री नीचे था। इससे ये घाटी में सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में मुख्य रूप से मौसम शुष्क रहने का अनुमान व्यक्त किया है तथा अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि घाटी में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना है तथा आने वाले कुछ दिनों में अलग अलग स्थानों पर शीतलहर का अनुमान है। उत्तर भारत में ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। सुबह से लेकर शाम तक भीषण कोहरा और शीतलहर से पारा कई राज्यों में लगातार न्यूनतम स्तर की ओर बढ़ रहा है। देश के ज्यादातर राज्यों में सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ है, जिससे दिन भर गलन का एहसास हो रहा है। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, अरुणाचल, असम समेत कई राज्यों में ठंड लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर रही है। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि 12 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में आंधी तूफान के साथ वर्षा और ओलावृष्टि होने की संभावना है। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ओडिशा और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ स्थानों में आज और कल रात और सुबह के समय घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताई है। वहीं पंजाब के कुछ स्थानों में आज और कल रात और सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। उधर शुक्रवार शाम दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश से ठंड और बढ़ गई है। दिल्ली में 25 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं ने भी ठंड में इजाफा कर दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग इलाकों में घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति रहेगी। उधर पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना है। साथ ही श्रीलंका तट के उत्तर में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम, मन्नार की खाड़ी और आसपास के कोमोरिन क्षेत्र में 35 किलोमीटर प्रति घंटे से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की संभावना है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। मंडियों में इन दिनों लाल मिर्च की आवक खासी सीमित देखने को मिल रही है। शनिवार को तमिलनाडु और महाराष्ट्र की इक्का दुक्का मंडियों में ही लाल मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार नेट के मुताबिक तमिलनाडु की अन्ना नगर मंडी में 10 जनवरी को लाल मिर्च का भाव था 24,000 रुपए। 11 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 24,000 रुपए पर बना रहा। इसी तरह महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लाल मिर्च के सौदे बिना किसी उठापटक के साथ हुए। यहाँ 10 और 11 जनवरी को लाल मिर्च 12,250 रुपए पर बिकी। बता दें कि भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 मीट्रिक टन बढ़कर 6,49,815 मीट्रिक टन पर पहुंच गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 मीट्रिक टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 मीट्रिक टन पर आ गया। जबकि इस साल यानी 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 6,01,084 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 84,907 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई।
देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। फिलहाल मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्टनेट के मुताबिक गुजरात की जेतपुर मंडी में 10 जनवरी को लहसुन का भाव था 13,250 रुपए। 11 जनवरी को इसके भाव में 643 रुपए की गिरावट आई और भाव जा पहुंचा 12,605 रुपए प्रति क्विंटल पर। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 11 जनवरी को लहसुन 26,000 रुपए पर बिकी। इसी तरह उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में बीते शुक्रवार लहसुन 18,500 रुपए पर बिका। शनिवार को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 18,500 रुपए पर बना रहा। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में इस समय सिंचित परिस्थितियों में पछेती गेहूं की बुवाई जारी रखें। गेहूं में किसान PBW 752, 757 और 771 जैसी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। पंजाब में ही इस समय जल्दी तैयार होने वाली गन्ने के किस्मों की कटाई करें। इसके साथ ही पंजाब में ये समय मेथी, धनिया, गाजर, मूली, शलजम, पालक और मटर जैसी सर्दियों की सब्जियों की बुवाई के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा यहाँ इस समय रब्बी प्याज की नर्सरी लगाएं। वहीं पश्चिमी हरियाणा में इस समय ज्यादा नमी और कोहरा होने के कारण सरसों में सफेद रथुआ रोग और अल्टरनेरिया ब्लाइट का संक्रमण बढ़ सकता है। ऐसे में किसान मौसम साफ रहने पर प्रति एकड़ 250 से 350 लीटर पानी में 600 ग्राम डाइथेन या इंडोफिल M45 का छिड़काव करें। पश्चिमी हरियाणा में ही इस समय सरसों, गेहूं और सब्जियों में सिंचाई करें। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके की बात करें तो यहां देर से बोई गई सरसों की फसल में खरपतवारों को हटाने का काम करें। दिल्ली और उससे सटे इलाके में ही लगातार 2 सप्ताह तक कम तापमान रहने के कारण सरसों के पत्तों में सफेद रथुआ का संक्रमण हो सकता है। ऐसे में किसान फसल की निगरानी करें। यहीं इस समय क्यारियों में प्याज, टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली की स्वस्थ पौधों की रोपाई जारी रखें। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में इस समय ज्यादा नमी होने के कारण
आलू और टमाटर में झुलसा रोग का संक्रमण बढ़ सकता है। किसान दोनों फसलों की निगरानी करें और अगर लक्षण दिखाई दें तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि युवाओं के लिए एक शाश्वत प्रेरणा व युवा मन में जुनून और उद्देश्य को प्रज्वलित करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस पर नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय युवा दिवस पर भारत की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और समाधानों को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान युवाओं के नवोन्मेषी प्रयासों की जानकारी ली और उनसे संवाद किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने 29 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। दूसरी सूची में भाजपा ने करावल नगर से कपिल मिश्रा, आम आदमी पार्टी से हाल ही में भाजपा में शामिल प्रियंका गौतम को पार्टी ने कोंडली से मैदान में उतारा है। मोतीनगर से पार्टी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना को चुनाव मैदान में उतारा है। महाराष्ट्र में सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में 8 आरोपियों के खिलाफ कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून लगाया गया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।